मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज डिप्लोमा की फिजिक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए इसमें क्या होता है। इसमें कोई भी हमारे पास भौतिक समीकरण है, उस भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद यदि लिया जाए तो सभी पदों के जो बिंदु सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी यानी किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद के बिंदु सूत्र समान होते हैं, यही समांगीयता का सिद्धांत है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई समीकरण है तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड के बिंदु सूत्र राइट हैंड साइड के बिंदु सूत्र के कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ से एक रिजल्ट ये भी फिर आपका निकल के आ जाता है कि यदि कोई भी भौतिक राशि है तो उसमें समान बिंदु सूत्र वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विमाओं की समांगीयता के सिद्धांत में क्या लिखेंगे, भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद के बिंदु सूत्र समान होते हैं, यही विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत कहलाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहलाता है। अब हमने आपसे ये भी यहाँ पर दूसरा बताया था कि यानी जो बिंदु समीकरण होगा, इस बिंदु समीकरण के, या आप कहिएगा कोई भी भौतिक समीकरण है, भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद या सभी पद समान बिंदु सूत्र रखे होंगे। कैसे बिंदु सूत्र रखे होंगे, समान बिंदु सूत्र रखे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमने ये बताया कि डायमेंशंस आपकी सेम है। जैसे आपने ये ले लिया b इक्वल टू, सपोज कर लीजिए b इक्वल टू ले लिया u प्लस AT, तो जो इसका बिंदु सूत्र है वही इसका बिंदु सूत्र है, वही इसका बिंदु सूत्र है। ठीक। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान देंगे कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में दो पदों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो इसका बिंदु सूत्र है वही इसका बिंदु सूत्र है। तो यदि कोई भी समीकरण होगी, कोई भौतिक समीकरण होगी, तो उसमें समान बिंदु सूत्र वाले पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं, या समान बिंदु सूत्र वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विमाओं के उपयोग के बारे में। विमाओं के उपयोग के बारे में बात करेंगे। देखिए विमाओं के उपयोग। यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। यूजेज ऑफ डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला उपयोग क्या है इसका, एक पद्धति के संख्यात्मक मान को दूसरी पद्धति के संख्यात्मक मान में बदलना। पहला इसका उपयोग है, एक पद्धति के संख्यात्मक मान को एक पद्धति के संख्यात्मक मान को एक पद्धति के संख्यात्मक मान को दूसरी पद्धति के संख्यात्मक मान में बदलना। दूसरी पद्धति के संख्यात्मक मान में बदलना। संख्यात्मक मान में बदलना, यानी इंग्लिश में जब इसे हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वन टू अदर सिस्टम, वन टू अदर सिस्टम। अब सिस्टम आपके पास कितने हैं, हमने बताया था 3 सिस्टम होते हैं। चौथा SI MKS में ही मॉडिफाई करके MKS सिस्टम को ही मॉडिफाई करके SI सिस्टम बना दिया गया था। तो 3 सिस्टम आपके पास MKS, CGS और FBS। तो इसमें से
अलग अलग जो आपके सिस्टम है, अलग पद्धति जब हम यहाँ पर ले लेते हैं तो एक पद्धति में कितनी आपकी जो है संख्यात्मक मान है उसको कन्वर्ट करना है दूसरी पद्धति के संख्यात्मक मान में। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हम मान में परिवर्तन करेंगे तो कोई ना कोई क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में, वही हमें कन्वर्ट करनी है सेकंड सिस्टम में, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि कोई भौतिक राशि, माना कि भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि आपने ले ली और भौतिक राशि में आपने दिखाया कि ये L की पावर A, M की पावर B और T की पावर C पर निर्भर है। या किसी भौतिक राशि में M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C है, ये हम मान लेते हैं। तो चलिए, माना कि भौतिक राशि में M की घात A, L की घात B तथा T की घात C है। अब ये आपने ले लिया। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल आएगा, तो राशि क्या हो जाएगी फिर आपकी, या इसका यूनिट क्या हो जाएगा। यदि इसके यूनिट की हम लोग बात करें या इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से विमीय सूत्र की बात करते हैं, भौतिक राशि का विमीय सूत्र। तो ये विमीय सूत्र जो आपका होगा वो क्या होगा, ये होगा M की घात A, L की घात B हो गई और T की घात C हो गई, ये हो गई आप। अब जो आप ये ले रहे हैं M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। अब ये चूंकि जो यूनिट होगा यहाँ से अब हमें क्या लेना है, यूनिट भी लेने हैं। तो पहले आंकिक मान हम माने, फर्स्ट पद्धति में आंकिक मान हमने ले लिया क्या n1 और सेकंड पद्धति में आंकिक मान ले लें n2। और पहली पद्धति में जो ये आपका विमीय सूत्र है, या हम कहें कि इसका जो यूनिट होगा, यूनिट, यदि यूनिट को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे यानी u को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा m की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, ये हो गया। अब पहली पद्धति में यदि हम लिखना चाहें यूनिट तो क्या होगा, तो ये आप लिखेंगे पहली पद्धति में u1 से डिनोट कर दें। u1 में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, ये लिख दिया। दूसरी पद्धति में लिखते हैं यहाँ पर, दूसरी पद्धति में लिख दीजिए। दूसरी पद्धति में ये u2 क्या हो जाएगा आपका, ये होगा m2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C हो जाएगा। अब यहीं पर आपने क्या मान लिया, यहीं पर आपने मान लिया, माना कि पहली पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति में आंकिक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में n2 है। तब हम क्या जानते हैं, तब हम ये जानते हैं कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2। ये हमने पढ़ाया था पीछे, नोट में आपने नोट भी किया था कि किसी भी भौतिक राशि में आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो वहां पर आपने पढ़ा था n1 u1 इक्वल टू n2 u2। वही यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि n1 u1 इक्वल टू होता है n2। चलिए तो अब ये आगे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 था। तो ये आपका हो गया n1 आपने ये रखा और u1 की जगह आपने रख दिया m1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इक्वल टू ये हो गया आपके पास n2 u2 की वैल्यू हो जाएगी m2 की पावर A, L2 की पावर B
और T2 की पावर C, ये हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि N1 आपको दिया गया है, एक पद्धति में दिया गया है, N1 यहाँ से आपको गिवन है, और जो आपको फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका N1, और ये होगा M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन ये होगा आपके पास M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ये होगा इक्वल टू N1। इसे अलग अलग हम करना चाहें तो मास को अलग कर दें, लेंथ को अलग कर दें, टाइम को अलग कर दें। तो चलिए यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि M1 अपॉन M2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, A लिखा जा सकता है, इंटू L1 अपॉन L2, इसकी पावर क्या लिखा जा सकता है, B लिखा जा सकता है, इंटू T1 अपॉन T2, इसकी पावर लिखा जा सकता है C। तो इस तरह से N2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो N2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं N1 M1 अपॉन M2 टू दी होल पावर हो जाएगी A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 टू दी पावर टू दी होल पावर C। इस तरह से यहाँ से हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड उपयोग है इसका, समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, चलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, या करेक्टनेस देख लेते हैं इसकी क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो समीकरण दी जाती है उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के विमी सूत्र लिखते हैं और राइट हैंड साइड के विमी सूत्र लिखते हैं। यदि दोनों विमी सूत्र समान हैं, यानी इक्वल हैं, बराबर हैं, तब तो इक्वेशन आपकी सत्य होगी, अदरवाइज असत्य होगी। यानी जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे, दोनों के क्या करेंगे, उसमें दोनों साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के, दोनों साइड के विमी सूत्र लिखेंगे, और दोनों विमी सूत्र समान आने चाहिए। जब समान आएंगे तभी सत्य होगी, अदरवाइज असत्य होगी। तो लिखना चाहें यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण के दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होते हैं तो समीकरण सत्य होती है, अन्यथा असत्य ये होता है। कोई भी एक इक्वेशन आप लेना चाहें तो ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh के इक्वल, एनर्जी जो होती है आपकी mgh के इक्वल होती है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी ही ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी, स्थितिज ऊर्जा, जैसे एग्जाम्पल में चलिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, इसे आप इसे नोट कर दें, यू से नोट कर दिया, यू इक्वल टू ये होती है आपकी mgh। अब ये हमको देखना है ये सत्य है या असत्य है, ये हमें देखना है ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से पहले हम जो u है इसका विमी सूत्र लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड का विमी सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र एनर्जी है, एनर्जी का विमीय सूत्र आपका क्या होता है, mL2T-2, mL2T-2।
ये एनर्जी का विमी सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का विमी सूत्र होता है। अब हमें किसका विमी सूत्र लिखना है? राइट हैंड साइड का विमी सूत्र लिखना है। तो चलिए राइट हैंड साइड का विमी सूत्र लगा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड का विमी सूत्र, राइट हैंड साइड का विमी सूत्र। राइट हैंड साइड का विमी सूत्र जो होगा वो किसके बराबर होगा? एन का विमी सूत्र, एन का विमी सूत्र गुणा जी का विमी सूत्र गुणा एच का विमी सूत्र, इनके बराबर होगा। तो चलिए ये इक्वल टू हो जाएगा आपका एम का विमी सूत्र, एम का विमी सूत्र गुणा ये हो जाएगा जी का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र गुणा और ये होगा आपका एच का विमीय सूत्र, एच का विमीय सूत्र। अब इस तरह से अब आप इनके सभी के विमीय सूत्र लगा दीजिए। तो ये एम का विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एम होता है। जी का विमीय सूत्र ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? L/-2 होता है। यहाँ पर क्या एच है? एच क्या होती है? लेंथ होती है, हाइट है। इसका भी विमीय सूत्र क्या होता है? एल होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है निकल के? राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र इक्वल टू, अब हम यहाँ से बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर m की पावर 1 ही है, 1 रहने दिया, l और l कितना हो जाएगा? l की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र जो आप पहले निकाल चुके हैं, यही विमीय सूत्र है आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र इक्वल टू है राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र, राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए समीकरण कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। अतः समीकरण कैसी है? सत्य है। तीसरा उपयोग है इसका, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी जो विमाओं के उपयोग हम ले रहे हैं उसमें तीसरा है आपका विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम ये जानेंगे कि जो दी गई भौतिक राशि है वो किन किन अमुक राशियों पर निर्भर कर रही है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। यानी समीकरण की स्थापना करने से पहले यह जाना जाता है कि दी गई भौतिक राशि किन किन अमुक राशियों पर निर्भर करती है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ लिखना है समीकरण की स्थापना करने से पहले यह जाना जाता है कि दी गई भौतिक राशि किन किन अमुक राशियों पर निर्भर करती है। ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया। एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि जैसे सरल लोलक होता है, सरल लोलक होता है। चलिए दिखाइए या दिखाइए कि T = 2πL/G। इस सरल लोलक का आवर्तकाल हो गया आपका 2πL/G। विमीय दृष्टि से गलत है, विमीय दृष्टि से गलत है। तो चलिए ये आपको दिखाना है, या एवं सही सूत्र भी स्थापित कीजिए, सही सूत्र भी स्थापित कीजिए। चलिए सही सूत्र की स्थापना करनी है। जब हम सही सूत्र की स्थापना कर देंगे तो उसमें गलत और सही दोनों भी पता चल जाएगा। गलत लिखेंगे यानी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे तो वहां से आपको पता चल सकता है कि गलत है या सही है। और यदि आप समीकरण की स्थापना करने लगते हैं तो समीकरण में अपने आप आ जाएगा। यदि ये होगा तो ये सही होगा, अदरवाइज में कोई मॉडिफिकेशन आएगा तो मॉडिफिकेशन आप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि जो टी है ये कहाँ पर किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर डिपेंड कर रहा है और जी पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि जो टी है वो एल की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है और जी की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है।
इस फॉर्मूले में एल की पावर 1 और जी की पावर -1 दी गई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे इनकी पावर। और यदि इसमें एल की पावर आपकी जो है 1 ही आएगी, जी की पावर -1 आएगी, तो ये सही हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि टी एल की घात a तथा जी की घात b पर निर्भर करता है, ये आपने लिख लिया। चलिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर k। पहला तो आपने ये लिखा, और दूसरा क्या हो जाएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की घात क्या है, b, तो g टू दी पावर क्या हो गई, b हो गई। इक्वेशन ये आपकी सेकंड हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को संयुक्त कर देंगे, यानी कंबाइन कर देंगे। तो दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, यानी कंबाइनिंग करेंगे, संयुक्त करने पर कर दीजिए कंबाइन में क्या हो जाएगा, ये t प्रोपोर्शनल टू, जब प्रोपोर्शनल में होता है तो ये जो प्रोपोर्शनल में होती है वैल्यूज, इनके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं संयुक्त करने पर। तो ये हो जाएगा l की पावर a और g की पावर हो गया b। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हम क्या ले रहे हैं, 2 पाई लिया है क्वेश्चन में, तो चलिए यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पाई हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिया। तो l की पावर a और g की पावर आपने लिख दिया b। इक्वेशन हो गई थर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 2 पाई आपने लिखा है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर इसकी जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसके विमीय सूत्र नहीं लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 2 पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड के विमीय सूत्र लिखें और इसके राइट हैंड साइड के विमीय सूत्र लिखें। तो चलिए दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, चलिए दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिख दीजिए आप। दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे तो इधर क्या है आपका, t का विमीय सूत्र, जो t आपका क्या आवर्तकाल है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, t ही होगा, t आपने लगा दिया। इक्वल टू इधर l का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल L होगा, और इसकी क्या है पावर a है तो a लगा दिया। ये है आपका g का क्या होता है, LT-2 होता है, तो LT-2 की पावर आपने क्या लगा दी, यहाँ पर a लगा दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए l भी यूज हो रहा है, t भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम यदि लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, l की पावर यहाँ 0 ले लें, t की पावर 1 होगी, ऐसे लिखा जा सकता है। इक्वल टू इधर देखेंगे तो l की पावर यहाँ पर a आएगी और यहाँ से l की पावर b आएगी, और गुणांक में जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b, l की पावर a प्लस b हो जाएगा, और t की पावर जो यहाँ से होगा ये कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा, ये लिख दिया। अब दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं इनकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, यानी कंपेयरिंग कर देंगे। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर, चलिए तुलना करना है, यहाँ से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको ये मिल जाएगा, इधर l की पावर 0 है और यहाँ पर l की पावर a प्लस b है, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया, कॉमा दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ देखिए -2b है और इधर t की पावर 1 है, इधर t की पावर -2b है, तो -2b इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज यहाँ से निकालेंगे तो b की पावर कितनी, ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पर हम लगाते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, चलिए यहाँ पर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस हाफ इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा a इक्वल टू हाफ हो गया, यानी इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये वैल्यू जो आपने निकाली है a और b, ये कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में रखते हैं।
तो यहाँ पर रख देंगे ए व बी के मान, ए व बी के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख दिया। 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2 पाई, और l की पावर आपका a है, a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू जी की पावर कितनी है -12 लगा दिया। फिर इसे और आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं, और l की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर कितनी है -12 है, इसे नीचे ले जा सकते हैं तो g की पावर हो जाएगा +12 हो जाएगा, g की पावर 1/2 हो जाएगी। तो t इक्वल टू इसे लिखना चाहें तो 2 पाई, और इसे लिखना चाहें तो अंडर रूट में लिखा जा सकता है l/g। ये विमीय दृष्टि से आपका क्या है, सही है। तो इसका मतलब जो दिया गया रिलेशन था ये क्या था, गलत था। दिया गया रिलेशन है वो क्या है, गलत है। सही रिलेशन कौन सा है, ये है। ये आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अगला टॉपिक है आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या विमाओं के दोष, डिमेरिट ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के दोष, डिमेरिट ऑफ डायमेंशंस। अब अगला टॉपिक है आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या विमाओं के दोष, डिमेरिट ऑफ डायमेंशंस। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला देखिएगा इसका जो दोष क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इससे कोई भी यदि आपके पास कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं, उसका इसमें मान नहीं निकाला जा सकता। समानुपातिक नियतांकों का मान इस विधि से नहीं निकाला जा सकता। दूसरा क्या दोष है, यदि कोई आपके पास जो है विमाहीन नियतांक है तो उसका भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और क्या दोष है, ये दिशा के बारे में नहीं बताता, यानी सदिशता और अदिशता के बारे में नहीं बताता। और क्या है, और इसका दोष है कि यदि इसमें जोड़ या घटाने वाली टर्म्स हों तो उनके लिए समीकरण की भी स्थापना नहीं की जा सकती। और इन विधि से, यानी विमीय विधि से, जो आपके चरघातांकी हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, लॉग की वैल्यूज हो गई, और आपके जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके मान भी ज्ञात नहीं किए जा सकते। और यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर है, यानी कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर है, तो उनके बीच समीकरण की स्थापना भी नहीं की जा सकती। ये इसके दोष होते हैं। तो चाहे लिखना तो आप इसे लिख लीजिए। पहला दोष है आपका